Hi everyone, how are you? I hope you are doing well in your studies and you are doing good. And let's start your yatra with concept yatra, and we will see a new concept in this video. As you know, we have started electricity chapter, and in that chapter we have covered Ohm's law, and we will understand about what is the electric circuit and what is electric current, what is the potential difference, concept of potential difference, and we have solved many questions related to Ohm's law and electric circuit potential difference questions. If you are not able to solve these questions, then I will suggest you please watch that video first. Then you will clearly understand the concept and will able to solve all the questions. So let's start the concept of resistance. As I told you कि resistance क्या होता है? Resistance is मतलब इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने से जो रेजिस्ट करे, दैट इज द रेजिस्टेंस. आई let's start the resistance. Okay. Yes. So in your chapter there are two type of resistor you have to understand, you have to study, that is resistor in series and resistor in parallel. देखो, जब भी हम resistor in series की बात करेंगे, that is R1, R2 and R3, there are मतलब तीन resistor, दो resistor या फिर तीन से ज्यादा resistor सीरीज में लगे हों, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या क्या चीजें आएंगे, किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना, क्या कॉन्सेप्ट है. देखो, जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगे होंगे तो जो एमीटर, ये जो एमीटर एमीटर क्या बताता है, वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ करंट बताता है. तो जो एमीटर, जो वैल्यू ऑफ करंट है वो चाहे सीरीज में चाहे कितने भी रेजिस्टेंस लगे हों, R1, R2, R3, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप करंट की वैल्यू देखोगे, किसी भी पॉइंट पे वैल्यू ऑफ जो करंट देखोगे वो सेम रहेगी. हर पॉइंट पे करंट की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, बस जो V की वैल्यू है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू दैट करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस. ठीक है. तो यानी कि अब चाहे आप एमीटर इधर लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ कहीं भी आप एमीटर के लगा दो पूरे सर्किट में, जब रेजिस्टेंस सीरीज में है, पॉइंट टू बी नोट है, जब भी रेजिस्टेंस सीरीज में है उस केस में हमेशा करंट की जो वैल्यू होगी हर पॉइंट पे सेम होगी. तो इसका मतलब हम अगर ऐसा कह रहे हैं तो यानी कि आई तो कभी भी चेंज नहीं हुआ. देखो, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा था, V इज इक्वल टू आई आर. मैं कह रही हूँ कि देखो, वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, यानी V1 के लिए एक होगा R1, मतलब R1 के अकॉर्डिंग कुछ वोल्टेज होगा, R2 के अकॉर्डिंग कुछ वोल्टेज होगा, R3 के अकॉर्डिंग कुछ वोल्टेज होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2 एंड V3 इज इक्वल टू आई R3. क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग. ठीक है. और करंट सेम रहेगा, तो सब में करंट हमने आई एंड आई ही नोट किया है. ठीक है. तो इस केस में क्या होगा, देखो, अगर आप V इज इक्वल टू, अगर इक्विवेलेंट V की बात करोगे तो टोटल व्यू ऑफ V1 प्लस V2 प्लस V3. ठीक है, ये चीज होगी. V इज इक्वल टू आई आर होता है. ठीक. अब V1 क्या है, आई R1, V2 क्या है, आई R2, V3 क्या है, आई R3. अगर पूरे में से I कॉमन ले लो, अगर आप पूरे में से I कॉमन लोगे, सॉरी, पूरे में से I कॉमन ले लो, आई आर इज इक्वल टू, अगर आपने आई कॉमन लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना. तो इस केस में आई और आई कट गया, तो R इक्विवेलेंट कह सकते हो या कुछ भी आप बोल सकते हो, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. ये होता है सीरीज में. जब भी सीरीज में रेजिस्टेंस लगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा. ये तो आपको पता ही होगा, अभी आज तक आपने स्कूल्स में देख लिया होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों ऐसा होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 सीरीज में डायरेक्टली ऐड कर देते हैं और वो होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. अब हर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग कुछ वोल्टेज की वैल्यू होगी. जैसे जब आप V1 निकालने जाओगे तो जितना करंट हो R1 की वैल्यू वहां रख दो, जितना करंट हो R2 की वैल्यू, तो उसके अकॉर्डिंग वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी. ठीक है. ये केस होता है सीरीज में. ठीक है, इतना समझ आया. देखो, यही बात है जो आपको जाननी चाहिए. तो सीरीज में तो ये खेल होता है. देखो, अगर अब हम यहाँ पैरेलल की बात करेंगे, मैंने आपको कहा था सीरीज में किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे तो करंट की वैल्यू सेम रहेगी, दैट्स वाई हमने यहाँ पर आई आई कट कर दिया था. ठीक. बट अगर आप पैरेलल के केस में देखोगे तो जो यहाँ जो करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर R1 के करस्पॉन्डिंग करंट कुछ और होगी, I1 होगी. R2 के अकॉर्डिंग करंट कुछ और होगी, I2. R3 के अकॉर्डिंग करंट कुछ होगी, I3. तो यहाँ पर करंट की वैल्यू चेंज होगी करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. तो देखो, V इज इक्वल टू आई आर होता है ना. तो देखो, सॉरी, R1 में, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R, और यहाँ पे
V की वैल्यू सेम रहेगी, वोल्टेज की वैल्यू सेम, देखो सबके करस्पॉन्डिंग वोल्टेज तो सेम ही रहेगा ना, केवल करंट की वैल्यू चेंज होगी, और ये पूरा फिर करस्पॉन्डिंग पूरा एक इक्विवेलेंट करंट उसके अलोंग जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर ये होगा, तो देखो I1 के इसी तरीके जैसे हमने यहाँ पे किया था कि V1 के अलोंग आई R1 था, V2 के अलोंग आई R2 था, V3 के अलोंग आई R3 था, वैसे ही यहाँ पे अगर हम I1 करंट की बात करेंगे तो R1 रेजिस्टेंस लेंगे, V R1, I2 की बात करेंगे तो V अपॉन R2 लेंगे, और I3 की बात करेंगे तो V अपॉन R3 लेंगे, ठीक है, इतना समझ आया। तो देखो इस केस में देखो ये थोड़ा सा डेरिवेशन काइंड ऑफ भी हो सकता है, डेरिवेशन के फॉर्म में भी है, तो भी ये भी आपको जानना जरूरी है, वरना डायरेक्टली न्यूमेरिकल तो मैं सॉल्व करवा दूं कि न्यूमेरिकल जो आते हैं वो मैं सॉल्व करवा दूं, वही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, उसमें उसमें जो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डायरेक्ट न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करूंगा, अभी न्यूमेरिकल से बात करेंगे बहुत सारे, बट इन एग्जाम में आता है, दैट्स वाई मैं आपको बता रही हूँ, और समझना भी जरूरी है। तो देखो जब भी आप देखो, तो जैसे हमने यहाँ पे v की वैल्यू रखी थी, वैसे ही हम यहाँ रखेंगे i, तो i इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, ठीक है। i की क्या वैल्यू है, v अपॉन r, I1 की v अपॉन R1, I2 की v अपॉन R2, I3 की v अपॉन R3, सिमिलरली इसमें भी v कॉमन लेंगे, ठीक, v अपॉन r विजिबल है, लेट मी चेक, अभी तक तो है, यहाँ से v कॉमन लिया, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक, v और v इधर कट गया, तो अभी हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसलिए पैरेलल के केस में रेजिस्टेंस जो होते हैं अपॉन में आते हैं, ये समझना जरूरी था, वो मैं कॉन्सेप्ट बताना चाह रही थी आपको, ठीक है। तो ये चीज समझ आई। तो जब सीरीज में होता है तो सीरीज में किसी भी पॉइंट पे करंट की वैल्यू सेम रहेगी, वोल्टेज चेंज होगा, बट जब पैरेलल में होता है तो पैरेलल वाले केस में जो होगा करंट की वैल्यू चेंज होगी अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस, ठीक, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो इतना नोट कर लिया। देखो आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, ड्रॉ अ सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल ऑफ 2 वोल्ट ईच, 2 वोल्ट की बैटरी है, एक रेजिस्टर 5 ओम, एक 8 ओम, एक 12 ओम का रेजिस्टर है, एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब ये बताना। तो यहाँ जहाँ मैंने R1 R2 R3 लिखा था, यहाँ पे एक है इसमें 5 ओम का, क्या है, एक है 8 ओम का, R2 को वही यहाँ पे बस वैल्यू दे दी, 8 ओम का, एक है आपका 12 ओम का, ठीक है, और 2 वोल्ट की बैटरी दी है, यहाँ पे वैल्यू लिख लो, या V या 2 वोल्ट, बस ये बन गया सिस्टमैटिक डायग्राम। बस इसके अकॉर्डिंग अगर आपको निकालना है करंट वरेंट तो आप निकाल लो। देखो करंट अगर आप जाओगे भी निकालने तो उसमें कुछ नहीं है कि R1 R2 R3 12 8 20 5 25, रेजिस्टेंस 25 हो जाएगा, और 2 वोल्ट बैटरी दी है, 25 में 50, करंट 50 एम्पियर की हो जाएगी, बस इतना ही करना था, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चंस करने होंगे। चलो अब हम देखते हैं जरा सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक। आई होप इतना समझ आया ही होगा आपको, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल क्लियर योर कंफ्यूजन, बट इम्पॉर्टेंट है कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को सुनते चलो, समझते चलो, पकड़ते चलो, क्योंकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, पर हो सकता है बीच में से ही कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए। और हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी सारी एक्टिविटीज, मैं एक्टिविटीज भी आपको कराऊंगी, या फिर एक्टिविटीज ऐसा हो सकता है कि मैं उसमें शॉर्ट्स में डाल दूं, या फिर आप बताओ जैसा भी है, शॉर्ट्स में डाल दूं या फिर उसको ऐसा एक लेक्चर फॉर्म में बना दूं, जो भी है वॉटेवर वो हम लोग कर लेंगे। चलो आपकी बुक का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेजिस्टेंस 20 ओम है एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम, 20 ओम एंड एक R1 दे रखा है 20 ओम, इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, R1 दिया हुआ है 20 ओम, R2 दे रखा है 4 ओम, ठीक है। फिर क्या है, कनेक्टेड विद 6 वोल्ट बैटरी, वोल्टेज दिया है 6 वोल्ट, ठीक है। कैलकुलेट, पहला टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, पहले इसमें बता रखा है कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है, एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस, अच्छा ये फिगर दिया हुआ, बताया नहीं है, फिगर दिया हुआ जिसमें वो दिख रहा है कि वो सीरीज में है, ठीक है। देखो तो उस हिसाब से पहला आपको निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस तो आप डायरेक्टली निकाल लोगे,
देख लेना, आपको क्वेश्चन में जरूर गिवन हो कि वो सीरीज में है या पैरेलल में। इसमें क्वेश्चन में नहीं गिवन है, लेकिन इसमें डायग्राम बनाया हुआ है, आप अपने टेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, डायग्राम बनाया, दोनों सीरीज में लगे हुए हैं। पहले एक 4 ओम का कंडक्टर लगा हुआ है, फिर एक बल्ब लगा हुआ है या इलेक्ट्रिक लैम्प कह सकते हो, जो कि 12 ओम का 20 ओम का है। ठीक, तो टोटल रेजिस्टेंस तो सीरीज में तो डायरेक्टली ही R1 प्लस R2 कर देते हैं, तो दैट इज 20 प्लस 4 24 ओम। ठीक, उसके बाद करंट थ्रू द सर्किट, मैंने आपको क्या बताया, हमेशा करंट जो होगी वो सेम होगी अगर आप सीरीज में कर रहे हो। ठीक है, तो करंट थ्रू द सर्किट आपको निकालना है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R हो जाएगा। V आपको दिया है 6 और ये दिया है 24, 1/4 6 4 24। ठीक है, तो 0.25 एम्पियर। ठीक, 0.25 एम्पियर हो जाएगा। थर्ड पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर, दोनों के अक्रॉस आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक, तो देखो पोटेंशियल पहला आपने R1 माना, तो इसके करस्पॉन्डिंग I1 R1 होगा। ये 20 ओम का क्या था, 20 ओम का आपका इलेक्ट्रिक लैम्प था, तो इलेक्ट्रिक लैम्प के करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ से लिख लो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस corresponding to electric lamp R1, इसके इलेक्ट्रिक लैम्प में आपको दे रखा है R1, R दिया हुआ 20 ओम, तो V हो जाएगा आई आर, तो करंट आपने 0.25 निकाला है और रेजिस्टेंस है 20। ठीक है, 50 गुना 50 यानी कि 5 वोल्ट, इसके करस्पॉन्डिंग 5 वोल्ट आ जाएगा। फिर दूसरा है 4 ओम, तो पोटेंशियल डिफरेंस करस्पॉन्डिंग टू कंडक्टर, कंडक्टर के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस आपका हो जाएगा V इज इक्वल टू आई आर। आपको मानना हो तो V1 R1 आप मान सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो V2 इज इक्वल टू, ये करंट तो सेम रहेगी, R2 कितना है 4, 1 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 25 हो जाए 100 और 0.1 तो 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। ठीक, इतना सही क्वेश्चन था, इसमें कोई इस तरीके से सर्किट बना के, हो सकता है कि यहाँ जैसे लैंग्वेज फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको लैंग्वेज फॉर्म में ना दिया हो, आपको क्वेश्चन सर्किट दिया हो और सर्किट को सॉल्व करना हो। जैसे लास्ट ईयर के क्वेश्चन आए हैं, मैं भी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी, तो आपको समझ आएगा। ठीक है, नोट कर लो इसको, इस तरीके से थोड़ा सा समझते चलना है। कॉन्सेप्ट आपको पता होगा तो आप कर लेते हो। जैसे भी पता चला कि आपको ये नहीं पता कि सीरीज में जो होगा करंट सेम रहेगा, वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, तो चला वहाँ करंट निकालने बैठे हो अलग अलग कि मैम इस रेजिस्टेंस का ये क्या करंट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग क्या, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आधी चीजें वहीं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, इन द फिगर 12.8, फिगर 12.8 है किधर, दिया हुआ है, चलो सॉरी 12.10 बोला था उसने, मैंने 12.8 सुना था। ठीक है, कुछ नहीं, पहले आप देखो, सपोज द रेजिस्टेंस R1 R2 एंड R3, तीन रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2 एंड R3। यहाँ पे फिगर को फिगर बता दिया है जो कि 12.10, मेरी बुक में ये है, आप अपने देख लेना, फिगर में आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, इससे कंफर्म होता है कि रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, वही मैं बता रही हूँ, यहाँ पे जैसे बता दिया है, जो फिगर बना है हुआ है वो कुछ ऐसे बना है, ऐसे करके। ठीक है, यहाँ एमीटर लगा दिया, यहाँ वोल्ट मीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे ये बैटरी लगाई हुई है, सॉरी थोड़ा इधर उधर हो गया है, की लगा दी है जो कि क्लोज है, इस तरीके से ऐसा एक सर्किट दिखाया है। ठीक है, जो एक है 5 ओम का,
एक 10 का, एक है 30 का, ठीक है। वो बैटरी की 12 वोल्ट है, ठीक, इतना दिया हुआ है। तो इसको फिगर को ही देख के, जैसे मैं वही कह रही थी कि आपको कई बार फिगर दिया होगा या फिर कई बार ऐसा बताया होगा क्वेश्चन, देखो हर जगह लगभग फिगर ही दिया, तो फिगर देख के ही आप पहले डिसाइड करोगे कि सीरीज है या पैरेलल है। तो यहाँ सीधा सीधा दिख रहा है कि पैरेलल रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल वाला, रेजिस्टर इन पैरेलल वाला केस लगाओगे। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। देखो तो इसमें पहले पूछा क्या है, कैलकुलेट द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर। एज आई टोल्ड यू, हर एक केस में यहाँ पे करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, I1 इज इक्वल टू वी आर वन। तो पहले फॉर, यहाँ लिख लो ऐसे, फॉर 5 ओम रेजिस्टर। क्वेश्चन को करने का तरीका ये है, इस तरीके से आप करोगे, ऐसे नहीं कि जो है मुंशी की डायरी की तरह पूरा लिख डाला और आपको पता कुछ नहीं है, ठीक है। और ऐसे लिख लेना, फॉर 5 ओम रेजिस्टेंस बाय ओम्स लॉ, ऐसे करके लिख लेना, बाय ओम्स लॉ, ठीक है। तो 5 ओम रेजिस्टर के लिए I1, I1 निकालना है, वोल्टेज कितना दिया है 12, ठीक, 12/5, क्योंकि पहला तो 5 ही है, 12/5, 5 टू 10 और 5 4 20, 2.4 एम्पियर, ठीक। पहला आपका आ गया 2.4 एम्पियर। फॉर ऐसे लिख लोगे, फॉर 10 ओम रेजिस्टर, फिर बाय ओम्स लॉ सिमिलरली I2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, ठीक। तो V कितना है, V की वैल्यू क्या है, अरे V तो सेम ही है 12, और R2 रेजिस्टेंस है 10, तो ये जाएगा 1.2 एम्पियर, ठीक। फिर फॉर 30 ओम रेजिस्टर बाय ओम्स लॉ, ठीक है। तो I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, तो वोल्टेज कितना दे रखा है 12, और ये रखा है 30, 3 1 3, 3 4 12, ठीक, 0.4 एम्पियर, ठीक। ये आ गया सबके करस्पॉन्डिंग करंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट तो डेट सिंपल, टोटल करंट सेकंड पार्ट है, टोटल करंट निकालना है, I1 I2 R3, I1 I2 I3, I इज इक्वल टू I1 I2 I3, यही तो हो जाएगा टोटल करंट। 2.4, 1.2, 0.4, 4 4 8, 2 10, 2 1 3 4, 4 एम्पियर। टोटल करंट जो होगा वो 4 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है पार्ट टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था पैरेलल वाले केस में क्या करते हैं, यहाँ कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देखो दिख रहा है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। वैल्यू रख लो 5, 10 और 30, है ना, एलसीएम 30 ही आएगा, लेके देख लो 5 10 30, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 6 जा 30, 2 15, 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, 30, तो ये देखो 5 6 जा 30, 10 3 जा 30 और 1, ठीक है। तो ये हो गया, तो 1/R इज इक्वल टू 10/30, यानी कि 1/3, पलट देंगे तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 ओम, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये होगा, अगर ये नहीं समझ आ रहा तो इसको समझ लो, ये इधर गया और ये इधर गया, या फिर अपॉन में तो दोनों को पलटेंगे तभी तो आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, जैसे 1/R में थोड़ी रखेंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज इस तरीके से क्वेश्चन करना था। तो पहले आप फिगर देख के ये समझोगे कि सीरीज में है या पैरेलल में है। सीरीज में है तो वहां पे करंट सेम रहती है, वोल्टेज चेंज होता है। पैरेलल में है तो पैरेलल के केस में जो है हर रेजिस्टर के अकॉर्ड करस्पॉन्डिंग डिफरेंट करंट फ्लो हो रही होगी, उस केस में डिफरेंट करंट की वैल्यूज निकालेंगे, डिफरेंट करंट निकाल के फिर सबका सम कर देंगे, वो हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। सारे रेजिस्टर का सम कर देंगे, टोटल सॉरी सारी करंट का सम कर देंगे, दैट इज टोटल करंट। सारे रेजिस्टर का सम कर देंगे, दैट इज टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, इसको नोट कर लो। देखो
ये जो क्वेश्चन है ये आपके इंटेक्स्ट का क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहे हैं आपको 5 रेजिस्टेंस दिए जिसमें एक जगह पे 2 रेजिस्टेंस हैं जो आपको दिख रहे हैं, दोनों पैरेलल में हैं। दूसरी जगह पे 3 रेजिस्टेंस है, R3 R4 R5, वो भी पैरेलल में है। सबकी वैल्यूज दी है, वोल्टेज की वैल्यू दी है, आपसे पूरा टोटल रेजिस्टेंस। अब एक बात बताओ, यहाँ पे आप पैरेलल लगा दोगे, समझ आता है, यहाँ भी पैरेलल लगा दोगे, लेकिन टोटल रेजिस्टेंस पांचों का पूछ रहा है, फिर पांचों को कैसे? देखो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो समझो, अगर आप R1 और R2 को पैरेलल से सॉल्व करके कर देते हो तो फिर वो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, समझ लो इन दोनों का करस्पॉन्डिंग एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। और वैसे ही इन तीनों को पैरेलल के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जाएगा R इक्विवेलेंट। समझने के लिए अभी मैं कह रही हूँ, ये मान लो R डैश है और ये R डबल डैश इक्विवेलेंट है। अब अगर आप इसको देखोगे, ये यहाँ पे सीधा 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 आ रहा है और ये यहाँ पे ये एक सीरीज में चल रहा है। तो यानी कि जब इसका इक्विवेलेंट जब निकालोगे और इसका इक्विवेलेंट निकालोगे, ये दोनों जब इक्विवेलेंट आ जाएंगे इनके, तो वो दोनों आपस में सीरीज में आ जाएंगे। फिर वो जो इक्विवेलेंट आपस में सीरीज में आ जाएंगे तो उनको सीरीज वाले रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मतलब R1 प्लस R2 करके जो मतलब R डैश या R डबल डैश सीधा नॉर्मल ऐड करके वो दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो उस केस में टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। क्या कह रही हूँ मैं, फिर से समझो। मैं कह रही हूँ अगर आप इसको R1 और R2 को पहले सॉल्व करते हो तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा एक सीधा, समझ लो दो ऐसे ऐसे थे उनको आपने सीधा कर दिया, एक सीधा हो गया। तीन आपस में थे उनका इक्विवेलेंट निकला एक सीधा। तो देखो अगर कोई चीज देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे है और फिर आप यहाँ आए यहाँ आ गई, तो देखो अगर आप देखो तो ये कनेक्शन सीधा ऐसे तो चलता आ रहा है, तो ये दोनों सीरीज ही में तो हुए क्योंकि ब्रेक तो हुआ नहीं, ये पूरा एक सीरीज में आ रहा है। तो यानी कि जो इनके इक्विवेलेंट्स आएंगे वो लास्ट में आपस में सीरीज में होंगे, तो सीरीज वाली रूल के अकॉर्डिंग इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, समझ आया क्या कह रहे हैं? इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। ठीक, चलो तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, पहले हम R डैश करेंगे। तो मान लो इसको हमने R डैश माना, आप लिख लेना लेट, और इसके अकॉर्डिंग R डैश हो रहा है 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 R2 क्या है, 10 और 40 है, तो एलसीएम भी 40 आएगा। ठीक है, जब 40 एलसीएम आएगा तो 10 4 40 और एक ये, तो देखो ये पलट जाएगा, तो आर डैश हो जाएगा 40/5, यानी कि 5 8 40। आर डैश की वैल्यू आ गई 4 1 5, और ये अपॉन में है तो अपॉन में पूरा पलट जाएगा तो 8। देखो वैसे ही इसका करेंगे 1/R डबल डैश, तो 1/R1 सॉरी R2 नहीं R3 R4 R5, इस केस में 30 20 60, तो 30 20 और 60, तो एलसीएम भी 60 60 लिया। 32 जा होता है ना 60, 23 जा और ये एक, ठीक, पलट जाएगा 60/6, तो R डबल डैश इज इक्वल टू 60/6 यानी कि 10। अब मैंने क्या कहा था, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे, दोनों सीरीज में आ जाएंगे, तो टोटल रेजिस्टेंस उस केस में, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, R डैश प्लस R डबल डैश, तो 8 प्लस 10 यानी कि 18 ओम। ठीक, 18 ओम हो गया। और टोटल करंट, टोटल करंट उस केस में क्या हो जाएगी, देखो मैंने आपको बताया ना सीरीज में करंट सेम रहती है ना, तो I इज इक्वल टू V/R, तो V कितना है 12 अपॉन 18, तो 6 2 12 6 3 18। सही है, हाँ सही किया है। तो पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया और 3 6 18.66 ऐसा करके कुछ आता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये वाले क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, समझ आए? इसमें ये करना था तो आपको पहले देखना होगा, तो समझ के मतलब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि इसको अगर मैं पैरेलल में ऐड कर रहा हूँ तो फिर दूसरे वाले से जाके कैसे सीरीज में जाएगा या पैरेलल में जाएगा, देख के समझना होगा। ठीक है, आई होप ये समझ होगा। इसके बाद हम जो है बहुत सारे इसके क्वेश्चन ही करेंगे, मैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कराऊंगी, जब तक सीबीएसई में सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी, सैम्पल पेपर से भी और हर जगह से और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको मैं कर पाऊंगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आएगा, और इतना यहाँ तक अगर आपको समझ आया प्लीज लिख लीजिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइए तो आपको समझ आएगा। ठीक है, thank you so much for watching and please like, share and subscribe and don't forget to share this lecture with your friends who are preparing for the board exam, and very best of luck for your board exams.